हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं गद्य खंड से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक जो पाठ है, उस पाठ का परिचय आज हम पढ़ेंगे कि पाठ में मूल रूप से क्या कहा गया है। देखिए पाठ में मूल रूप से क्या कहा गया है, सुनिए कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, यानी जो उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं, उनमें से पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यानी कहानी हम पढ़ेंगे और यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। उनकी लेखन की जितनी भी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं इस कहानी में प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अपने अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। वो इस प्रकार से लेखन करते हैं कि पूरा ग्रामीण कल्चर, ग्रामीण संस्कृति और अपने क्षेत्र का जो भी परिदृश्य है, उस कहानी में जीवंत हो जाता है, साकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो हम उस संस्कृति को जी रहे हों। बहुत ही सुंदर पाठ है। ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। यानी जब आप कहानी के पात्र इसमें पढ़ेंगे तो पात्र और परिवेश, यानी वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण और उस पात्र के अनुकूल बिल्कुल एकदम स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया है। सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। आप ऐसा वर्णन अन्य कहानियों में नहीं देख सकते। रेणु जैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। यानी इनका गद्य पढ़ने पर भी संगीत जैसे आनंद की अनुभूति होती है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। आप जब देखेंगे किस प्रकार से गद्य की भाषा में भी कितना आनंद आपको आएगा, और जो है पहलवान इस पाठ में किस प्रकार से ढोलक बजाता है, ढोलक क्यों बजाता है, ढोलक बजाने के कारण क्या हैं, वो अपनी कला का उपयोग सच्चे अर्थों में कैसे कर पाता है, वो समाज को क्या देता है, और आज कलाएं किस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं के द्वारा उपेक्षित कर दी गई है। एक ज़माना था जब कलाकारों को राज दरबारों में संरक्षण प्राप्त होता था। कवि हुए, साहित्यकार हुए, या कोई विद्वान हुआ, संगीतकार हुआ, कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले हुए, ऐसे कलाकारों को राजा अपने दरबार में रखा करते थे। वो राजा के रत्न कहलाते थे। आपने अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना होगा, तानसेन जैसे कलाकार के बारे में सुना होगा, घनानंद जैसे कवि के बारे में आपने सुना होगा। तो कलाओं को संरक्षण प्राप्त था, राज्य का संरक्षण। उसके परिवार की जिम्मेदारी उस राज्य की होती थी। उनकी कला का सम्मान होता था और बदले में उनके परिवार की रोजी रोटी जो दायित्व था वो राजा के हाथों में था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और विदेशी संस्कृति का प्रभाव आता गया, तो हमारी लोक कलाएं उपेक्षित हो गई। आज गाने बजाने वालों की जो है इतनी अहमियत नहीं बची, लेकिन फिर भी कला स्वतंत्र है, और कला स्वतंत्र है और कला की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। कला किसी व्यवस्था की मुखापेक्षी नहीं होती कि केवल कलाएं तो स्वतंत्र है। जिस प्रकार से प्रकाश का आना जाना, वायु का चलना, और इस प्रकार से पानी का बहना, नदियों का बहना स्वतंत्र है, इसी प्रकार से कलाएं स्वयं स्फूर्त होती है, वो प्रस्फुटित होती है और अपने चरम सीमा को प्राप्त करती है। चाहे कोई उनको संरक्षण दे या न दे, लेकिन कला कभी रुक नहीं सकती। इस प्रकार का एक आशावादी दृष्टिकोण भी इस पाठ में पैदा किया गया है। देखिए, इन्हीं विशेषताओं के कारण रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। किस प्रकार से व्यवस्थाएं बदलती गई, व्यवस्था का मतलब शासन सत्ताएं बदलती गई। आज लोकतंत्र है, एक समय था जब राजतंत्र था, तभी भी कलाओं को सम्मान था, लेकिन आज तो लोकतंत्र है और आज तो कलाकारों का सम्मान और अधिक हो जाना चाहिए, लेकिन आज तो कलाकार ही अप्रासंगिक हो गए। अप्रासंगिक यानी मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। यानी राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना। अच्छा, इस कहानी में एक बात ये भी है कि राजा साहब की जगह जब नया राजकुमार, जब उनका उत्तरदायित्व संभालता है, उनका जब उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था में आता है, तो वो कुछ नई मानसिकता का होता है, और नई मानसिकता के लोग कुछ नया परिवर्तन करते हैं। पुराने लोगों को हटा देते हैं, नए लोगों को जोड़ लेते हैं। देखिए, व्यवस्थाओं को बदलना अच्छी बात है, परिवर्तन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन ऐसा हो जिसमें हमारे देश और समाज की कोई हानि नहीं हो। कलाकारों को इस प्रकार से उपेक्षित कर देने से जो है एक प्रकार से कलाकार की कलाओं को हम हतोत्साहित करते हैं। राजा साहब की जगह पर नया राजकुमार आकर जम जाना
सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि एक राजा साहब की जगह उनका बेटा राजा बनता है और वो पूरी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बदल देता है। वो नई सोच का है, नई मानसिकता वाला है, लेकिन वो जो ज़मीनी व्यवस्था है, देखो ज़मीनी व्यवस्था को कभी नहीं बदलना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है और जो हमारी कलाकारी है। आज भी हम कलाओं के अवशेष आज भी जब कहीं भ्रमण पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कितनी अद्भुत कलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं कलाओं को प्रोत्साहन मिला है, तभी तो इनका विकास हुआ है, इसलिए ज़रूरी है। यह पाठ भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को उजागर करता है। भारत पर इंडिया, हम भारत को इंडिया बोलने लगे, यानी हमारे शब्द बदल गए, और शब्द क्या, शब्द के साथ साथ हमारी सोच बदल गई। हम अत्याधुनिक होने का गर्व भरते हैं। देखिए, आधुनिक होना अच्छी बात है, लेकिन पुराने को कभी नहीं खोना चाहिए। पुराने से हमारी पहचान है, पुराना हमारा अस्तित्व है। प्राचीन कुछ भी हो, उससे ही हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारी अस्मिता है, उसी से हमारी पहचान है। तो भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। पहलवान एक लोक कलाकार है जो राजा के संरक्षण में था, लेकिन नया राजकुमार उसको जो है निकाल देता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए तो अपने परिवार का निर्वहन करना, अपनी आजीविका चलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसी शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जेवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी में इस दम तोड़ रहे गाँव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। फिर भी कलाकार अपना दायित्व पूरा करता है, चाहे उसे किसी व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त हो, सपोर्ट मिले या न मिले, फिर भी अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करता है। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के, जीवट मतलब एकदम जीवंत तरीके से ढोल को बजाता है और अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से इस दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की हिम्मत देता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र पर जब अजय लुट्ठन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्ठन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यह ढोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? यह पोल पुरानी व्यवस्था की। अच्छा, इस पाठ में एक पोल भी खोली गई है, और पोल किसकी खोली गई है? नई व्यवस्थाओं की पोल खोली गई है। ये उजागर किया गया है कि नई व्यवस्थाओं में क्या क्या खामियां आ गई है। देखिए, यह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी? एक प्रश्न छोड़ता है ये पाठ हमारे पास कि क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी की है, यानी क्या कलाएं जो है किसी व्यवस्थाओं के संरक्षण देने पर ही अपना दायित्व निभाएगी, या वो फलेगी फूलेगी आगे बढ़ेगी? कला किसी की मुखापेक्षी नहीं है, कला किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। कला स्वतंत्र है और वो अपना कार्य स्वतंत्र तरीके से करती है। अपना उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है, बिल्कुल कला का एक स्वतंत्र मूल्य है। ध्यान देना, मनुष्यता की साधना जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चित ये पाठ हमारे मन में कहीं से प्रश्न छोड़ देता है। देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कलाओं का सम्मान करना और कलाकारों को प्रोत्साहन देना, ताकि ये कलाकार अपना काम हौसले और उत्साह के साथ कर सकें, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। ये कदापि हमारे समाज के लिए हानिकर नहीं होते, ये समाज को नई दिशा देते हैं, उनकी नई सोच, उनको सोच प्रदान करते हैं। बुरे वक्त में कहीं ना कहीं धैर्य, उत्साह, हौसला प्रदान करने वाली होती है। हमारे जीवन में मनोरंजन और जीवन की नीरसता को समाप्त करके जीवन में सरसता भरने वाली होती है लोक कलाएँ। इसलिए जो है नए परिवर्तन के नाम पर इन्हें कभी भी उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। इस पाठ में यह हमारा दायित्व, सरकार का दायित्व, समाज का दायित्व भी बताया गया है। साथ में ये भी बता दिया गया है कि कला किसी व्यवस्था की मुखापेक्षी नहीं होती, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती, किसी के मुख की ओर नहीं ताकती। ऐसा नहीं है कि अगर व्यवस्थाएं उनको संरक्षण नहीं देगी तो कलाएं समाप्त हो जाएगी। हाँ, इतना है कि उनके प्रदर्शन में कमी आएगी। यदि हम उनका हौसला बढ़ाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो ये कलाएं बढ़ चढ़कर अपनी जो है भूमिका निभाएगी, अपना दायित्व निभाएगी। तो आपके पाठ अगर कम भी समझ में आया हो, तो पाठ जब हम पढ़ेंगे तब आपको पूरी बातें समझ में आएगी। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।